Good morning everyone. This is Monica Sachdeva and I welcome you all to the platform of Dehradun CLAT Academy. आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिए हुई कुछ इम्पॉर्टेंट मैगजीम्स के बारे में, मैगजीम्स एज वेल एज डॉक्ट्रिन्स। एक्चुअली डॉक्ट्रिन्स जो होती हैं वो कुछ मैगजीम्स पर बेस्ड होती हैं, तो वो भी हम आज देखेंगे। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, आपको पता है कि आप जो डे टू डे लाइफ में अगर जनरली क्या होता है, जब भी देखो सबका रहता है कि अगर वो पैसे अर्न कर रहे हैं तो कुछ उससे वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग उससे गोल्ड वगैरह खरीद लेते हैं, ठीक है। मतलब एवरीवन वांट्स टू हैव सम प्रॉपर्टी इन देयर नेम, राइट। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफ़र कैसे होगा? जैसे अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और मैं उसको किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, तो उस पर आपके जो नियम हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नियम लागू होते हैं। पर याद रखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ज़्यादातर बात की गई है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारे पास ऑलरेडी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, उसको गवर्न वो करता है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात करता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो मूवेबल पर भी लगते हैं, जैसे कि आपका जो सेक्शन नंबर 5 से लेकर 37 तक इमूवेबल प्लस मूवेबल दोनों पर अप्लाई करता है ना। तो अभी हमें जो देखना है वो है कुछ डॉक्ट्रिन्स को। मैं पूरा आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम जस्ट फोकसिंग अपॉन द डॉक्ट्रिन्स, राइट, एज वेल एज एक इम्पॉर्टेंट मैगजीन पर भी। चलिए, यहाँ एक मैगजीन लिखी हुई है नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं है, किसी चीज़ को वो ओन ही नहीं करता है, तो वो दूसरे को वो चीज़ कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है? सिंपल शब्दों में समझिए, अगर ये पेन मेरा है ही नहीं तो मैं इसको दूसरे को कैसे दे सकती हूँ? बहुत ही साधारण सी बात है ना। तो इसी रूल पर वैसे तो पूरा टीपीए टिका हुआ है, पर इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन क्या क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। सेक्शन नंबर 35 जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की, फिर है आपका सेक्शन नंबर 41 दैट इज ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, जिसे बेनामी ट्रांजैक्शंस भी हम कहते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 43 दैट इज फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल। उसके बाद है आपका सेक्शन नंबर 38। एक्चुअली सेक्शन नंबर 38 मैंने यहाँ मेंशन इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में ही पर्सन ट्रांसफ़र कर सकता है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आज की क्लास में, ये मैंने लिखा है ये एक्सेप्शन क्यों है, ये इस मैगजीन के नेमो डेट कोड नॉन हैबिट के एक्सेप्शन क्यों हैं वो हम जानते हैं। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जब हम पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 35 में लिखा हुआ है, एक्चुअली जो लाइन जो हेडिंग दी गई है सेक्शन नंबर 35 को, दैट इज इलेक्शन व्हेन नेसेसरी, ठीक है। पर इसको हम दूसरे कॉमन लैंग्वेज में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आखिर है क्या। देखिए, ये एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, याद रखिए कि यहाँ सेक्शन नंबर 35 मैंने आपको बताया अभी कि 5 से लेकर 37 तक टीपीए के प्रोविजन इमूवेबल एज वेल एज मूवेबल दोनों पर अप्लाई होते हैं। तो सेक्शन नंबर 35 इज कमिंग इन दैट रेंज। तो हम कह सकते हैं कि ये इमूवेबल और मूवेबल दोनों पर अप्लाई हो रहा है। मूवेबल के लिए मैंने यहाँ एक मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल दिया है आपको, इमूवेबल के लिए देयर इज़ अ हाउस, ओके। चलिए, तो ये हाउस, अभी हम एग्जाम्पल सिर्फ एक ही लेकर चल रहे हैं। ये हाउस के ओनर हैं ये मिस्टर ए, ठीक है, ही इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, गॉट इट। पर आपको यहाँ 3 लोग दिख रहे हैं, एक जो मिस्टर ए है वो इज द ओनर ऑफ द हाउस, उसके बाद 2 लोग ये भी हैं, ठीक है, इनका नाम हम रख लेते हैं बी और सी, ठीक है। ये पर्सन जो बी है, इनका इस घर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब
ये इस घर के ओनर नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि ए इज द ओनर। पर व्हाट ही इज डूइंग, ही इज बेसिकली एजर्टिंग सी, मतलब सी को ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये घर खरीदना है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि ये घर की कीमत जो है वो 800 रुपये है। हालांकि बहुत कम मैंने लगा दी है, 8 लाख मान लेते हैं। चलिए, आप भी सोचेंगे कि इतना सस्ता घर कैसे मिल रहा है, राइट? तो इसकी हम कीमत लगा लेते हैं 8 लाख, ठीक है। 8 लाख का घर हमने मान लेते हैं, है ना। तो इन्होंने बोला, बी ने सी को कहा कि अगर तुम्हें घर खरीदना है तो ये जो घर है ये मैं तुम्हें 10 लाख का दे दूंगा। मतलब अभी मार्केट वैल्यू इसकी ये जो घर की कीमत है वैसे 8 लाख रुपए है, पर ये इनसे कह रहे हैं कि हम तुम्हें ये घर 10 लाख का दे देंगे। और सी इस घर को लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। ओके, अब इसी ट्रांजैक्शन से, जिस ट्रांजैक्शन से जो बी है वो सी को घर ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, सेम उसी ट्रांजैक्शन से वो ओनर को 2 लाख का बेनिफिट देने की भी बात कर रहे हैं। सेम उसी ट्रांजैक्शन से ओनर को वो 2 लाख का बेनिफिट देने की भी बात कर रहे हैं। आप मेरी बात को ध्यान से समझते रहिए। हुआ क्या है कि बी ने सी को, बी का घर नहीं है फिर भी वो सी को कह रहे हैं कि अगर तुम्हें घर खरीदना है तो मैं 10 लाख का घर तुम्हें दे सकता हूं। सी तैयार हो चुके हैं लेने के लिए, तो ये ट्रांसफरर हो गए, ये ट्रांसफरी हो गए। और ये जो है मिस्टर ए, ये ओनर है इस घर के, राइट? इतनी बात क्लियर। उसके बाद अब मिस्टर ए के पास 2 चॉइसेस हैं। या तो वो इस चीज के लिए जब मिस्टर बी जाएंगे ए के पास, तो उनके पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि या तो वो इस चीज के लिए यस बोल दे या फिर वो इस चीज के लिए नो बोल दे, है ना। एक तो या तो यस का ऑप्शन है, दूसरा नो का ऑप्शन है, राइट। अब सवाल आता है कि अगर मिस्टर ए ने, इन्होंने इसके लिए यस बोल दिया, ठीक है, अगर उन्होंने इस ट्रांसफर के लिए यस बोल दिया तो इसके क्या कंसिक्वेंस होंगे? इसके कंसिक्वेंस ये होंगे जो वो घर है, जो भी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई थी, दिस विल गेट ट्रांसफर टू मिस्टर सी, ठीक है, उनके पास चली जाएगी। तो जो ट्रांसफर है वो ऑपरेटिव हो जाएगा। ट्रांसफर विल बी ऑपरेटिव। पहला कंसिक्वेंस तो ये होगा। दूसरा कंसिक्वेंस आपका ये होगा कि जो 2 लाख का बेनिफिट इनको मिलने वाला था वो इनको मिल जाएगा अलोंग विद द कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब 8 लाख का जो है वो तो है ही उसकी वैल्यू, प्लस 2 लाख का जो बेनिफिट इनको मिलने वाला था वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इनको बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो तीसरा कंसिक्वेंस ये होगा कि इनसे इनकी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। तो ही विल बी parted away with the property। फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गए जब इन्होंने यस बोला उसके कंसिक्वेंसेस। अब अगर हम बात करते हैं कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उनको लग रहा था कि मेरा घर तो और भी महंगा बिक सकता है, तो मैं इस ट्रांजैक्शन को क्यों हाँ करूं। तो इन्होंने इसलिए क्या किया, इन्होंने बोला आई से नो टू द ट्रांसफर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब बेसिकली क्या कंसिक्वेंस रहेंगे कि ट्रांसफर जो होगा वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, क्योंकि जमीन तो इन्हीं की है, घर तो इन्हीं का ही है, तो इनकी चॉइस तो चलेगी। इनके पास ये जो हम यस और नो देख रहे हैं ये इनका बेसिकली राइट टू इलेक्ट है, ठीक है, एसेंट देना या डिसेंट करना, है ना। तो ट्रांसफर इनऑपरेटिव हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अब इन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने मना कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि बेनिफिट ये ले लें और प्रॉपर्टी देना, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो वो उनको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने, जो मिस्टर बी ने आपका सी ने जो घर खरीदने के लिए हाँ किया था, जो ट्रांसफरी बनने वाले थे, अब इनको हम नाम दे देंगे डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, क्योंकि निराश होकर जा रहे हैं, है ना। इनको घर तो नहीं मिला, तो देयरफॉर ही विल बी नोन एज अ डिसअपॉइंटेड
ट्रांसफरी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास आता है कि डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को क्या कुछ कंपनसेशन मिलेगा? जब इन्होंने हाँ की थी उस घर को खरीदने के लिए, सब कुछ सही चल रहा था, तो अब इनको एट लास्ट ओनर सेड नो, तो क्या अब इनको कोई कंपनसेशन मिलेगा? तो ये सवाल का जवाब देखने के लिए हम समझते हैं, पहले हमें देखना ये होगा कि जो ट्रांसफर किया गया है वो ट्रांसफर कैसा है। देखिए, ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है। पहला ग्रेटिट्यूअस और दूसरा नॉन ग्रेटिट्यूअस। अब ये क्या चीजें हैं ग्रेटिट्यूअस एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस? देखिए, सारा खेल जो है वो है कंसिडरेशन का। अगर कंसिडरेशन नहीं ली गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं गिफ्ट के केस में ऐसा होता है कि कंसिडरेशन नहीं ली जाती, ठीक है, गिफ्ट के केस में। नॉन ग्रेटिट्यूअस मतलब जहां पर कंसिडरेशन ली गई है, ठीक है, तो दिस इज विद कंसिडरेशन। ओके, तो अब सवाल आता है कि जो ट्रांसफर बी ने सी को करने को कहा, क्या वो ग्रेटिट्यूअस था या नॉन ग्रेटिट्यूअस था? तो आपने देखा ही वॉज आस्किंग फॉर 10 लाख रुपीज, इसका मतलब वहां कंसिडरेशन मांगी गई थी, तो हम कह सकते हैं कि वो नॉन ग्रेटिट्यूअस था। ठीक है, तो जब नॉन ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर होता है तो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को जितनी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, जैसे कि उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 8 लाख रुपीस, है ना, तो उतना अमाउंट उस डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को दिया जाएगा, ऐसा हमारा टीपीए कहता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई कि अगर नॉन ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर है तब, पर क्या ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर में भी कंपनसेशन दिया जा सकता है? दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर में भी कंपनसेशन दिया जाता है, पर कब दिया जाता है? जब इलेक्शन, जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हम पढ़ रहे हैं, जब इलेक्ट करने से पहले ही, मतलब जो ओनर इलेक्ट करे किसी बात, मतलब ट्रांजैक्शन को, उससे पहले ही अगर क्या हुआ है, ट्रांसफरर की डेथ हो गई है, ट्रांसफरर डाइज, या फिर बिकम इनकैपेबल ऑफ डूइंग अ ट्रांजैक्शन, बिकम इनकैपेबल ऑफ डूइंग अ ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांसफरी की डेथ हो गई है या फिर वो इनकैपेबल हो गया है ट्रांजैक्शन करने के लिए, उस केस में ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर में भी कंपनसेशन दिया जा सकता है ट्रांसफरी को। ठीक है, इतनी बात। अब ये जो आपका देखने को मिला यहाँ पे आपको येस और नो का जो राइट इनके पास है, मान लेते हैं कि 1 साल हो चुका है, ये जो इन्होंने बी ने जो ए को बताया इस ट्रांजैक्शन के बारे में, पर इन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया, ही नाइदर सेड येस नॉर सेड नो। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? 1 साल का टाइम पीरियड जब बीत जाता है, उसके बाद बी की ड्यूटी बनती है कि वो इन्हें एक नोटिस भिजवाएंगे, उस नोटिस में इन्हें कहेंगे कि वो अपना इलेक्शन का जो राइट है उसको एक्सरसाइज कर ले। राइट, वो इनको बोलेंगे कि आप अपना इलेक्शन का राइट एक्सरसाइज कर लीजिए और हमें बता दीजिए कि आप ट्रांजैक्शन करने में इच्छुक हैं या नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा चीज आती है आपके पास, मान लेते हैं कि इन्होंने 1 साल का टाइम भी बीत गया, वो नोटिस पीरियड जो भेजा गया था उसका भी एक रीजनेबल टाइम खत्म हो गया, फिर भी इन्होंने अभी तक हाँ नहीं किया, तो क्या फिर उस केस में क्या होगा, वो भी एक क्वेश्चन है। तो उस केस में ऐसा होगा कि मान लिया जाएगा दैट ही इज सेइंग यस। ठीक है, इसे कहेंगे हम डीम्ड कंफर्मेशन। इसकी बात भी आपका सेक्शन 35 ही करता है। इस सिचुएशन में जब भी कुछ लास्ट तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा, उस केस में मान लिया जाएगा कि द प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है आपके सामने कि वेदर द एक्सेप्टेंस ऑलवेज अमाउंट टू कंफर्मेशन। क्या जैसी एक्सेप्टेंस हो गई है तो उसका मतलब कंफर्मेशन भी हो गया? तो ऐसा केवल तब होगा, उस सिचुएशन में होगा जब ओनर वॉज अवेयर अबाउट हिज ड्यूटी। ठीक है,
जब उनको पता होगा कि हाँ मेरी ड्यूटी है इस केस में इलेक्ट करने की, येस और नो बोलने की, कंफर्मेशन देने की या डिसेंट करने की। इफ ही इज अवेयर अबाउट हिज ड्यूटी, दूसरा ही इज ऑल्सो अवेयर अबाउट द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, सारी परिस्थितियों के बारे में उन्हें पता है जो उस टाइम पे प्रिवेल कर रही हैं उस ट्रांजेक्शन को लेकर, ही नोज अबाउट ऑल द सर्कमस्टेंसेस, और तब अगर वो येस कहते हैं मतलब एक्सेप्ट करते हैं तो ट्रांसफर भी कंफर्म हो जाएगा। दूसरा आता है जब उनके पास राइट था कुछ इंक्वायरी करने का बट उन्होंने उस राइट को वेव ऑफ कर दिया है, राइट। तो अगर वेव ऑफ कर दिया है इंक्वायरी को, he said no to do any kind of inquiry, तब भी acceptance will amount to confirmation। तीसरा केस है जब उन्होंने 2 साल तक जो बेनिफिट उस ट्रांजेक्शन से अराइज हुआ था उसको इंजॉय कर लिया है। अगर 2 इयर्स तक उन्होंने उस बेनिफिट को इंजॉय कर लिया है तो भी माना जाएगा कि उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो कंफर्म हो गई है, राइट, मतलब ट्रांसफर कंफर्म हो गया। तो ये सेक्शन 35 अपने आप में काफ़ी लेंदी सेक्शन है बट इट इज़ ईजी इफ़ यू अंडरस्टैंड इट इन दिस वे, राइट। तो अभी आपने देखा यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग जब की थी क्लास की तो आई टोल्ड यू दैट दिस इज एन एक्सेप्शन टू नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, राइट, मतलब द वन हु डज नॉट ओन द प्रॉपर्टी कैन नॉट ट्रांसफर इट। तो अब यहाँ पर पूरा जो सिचुएशन है, यहाँ देखिए आपने कि ये जो थे मिस्टर बी, इनके तो प्रॉपर्टी नहीं थी, ये ओनर नहीं थे, फिर भी जब इन्होंने हाँ बोली तो ये प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफर हो गई। तो भले वो ओनर नहीं थे पर उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। इस वे में हमने कहा कि दिस इज एन एक्सेप्शन टू नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। तो आई होप यू आर क्लियर विद सेक्शन 35। इफ देयर इज एनी इशू, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, then you can ask me in the comment box. So that is it for today. Bye bye, take care, have a nice day.